हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए आज क्या है, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज ही के दिन कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को सबसे पहली बात तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि साइंस में पोषण से संबंधित यानी न्यूट्रिशन से संबंधित ये हमारे क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें ये पोषण से संबंधित ये आपको टॉपिक मिलेगा। और इससे पहले आप लोगों को एक विटामिन्स का टॉपिक मिल चुका है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट इसलिए है, ये साइंस की कोई प्लेलिस्ट नहीं है। ये ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। ठीक है, अगर पोषण से संबंधित क्वेश्चन भी देखा जाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम में उठा लीजिए, आपको 2 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में कवर कर दिए जाएँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ये जो यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस के द्वारा जितनी अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन मुझे सामने दिखते हैं और मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं तो वो भी मैं इसमें क्वेश्चन फ्रेम कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार के आवश्यक अवयव हैं। ठीक है, ये क्या है, कौन से हैं? तो और इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो कौन सा है कि पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये जो पोषक तत्व हैं हमारे, या संतुलित आहार के आवश्यक अवयव, यानी कि संतुलित आहार जो है वो किन अवयवों से मिलकर के बना हुआ है। और अगर पोषक तत्व की बात की जाए तो ये कितने इसके पार्ट होते हैं। तो पोषक तत्व में आप देख सकते हैं विटामिन्स, खनिज, कार्बोज, पानी, प्रोटीन और वसा, यानी कि 1 2 3 ये पूरे जितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये सारे, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सेकंड है कि हमारे शरीर में खनिज लवणों का कार्य। तो हमारे शरीर में खनिज लवणों का क्या कार्य है? ये है रक्त के कणों का निर्माण करता है, दांतों व हड्डियों का निर्माण करता है और रक्त में अम्ल व क्षार का जो बैलेंस है उसे बनाए रखता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जो क्वेश्चन समझाने वाले होंगे वो आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टार्च के बारे में निम्न कथनों में से क्या सही है। स्टार्च, अब पहली बात तो स्टार्च होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। मंड, मंड जो है वो आप जानते हैं कि जो कपड़े होते हैं उसमें क्लफ लगाया जाता है ना, कपड़े को टाइट करने के लिए, तो ये यही मंड होता है। ठीक है, और स्टार्च जो है वो, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5। ठीक है, ब्रैकेट्स में N। ठीक है, तो ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और ये जो स्टार्च होता है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, लिख के बता देते हैं वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहली बात तो मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनो और यही सेकेराइड। ठीक है, इसके अलावा जो होता है डाइसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड। तो ये मोनोसेकेराइड जो होता है वो कितने अणुओं से मिलकर के बना होता है? तो जिसे, इसलिए इसे मोनोसेकेराइड बोलते हैं। ये एक अणुओं से मिलकर के बना होता है, एक अणु से मिलकर के बना है, इसलिए इसे मोनोसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड होता है जो 2 अणुओं से मिलकर के बना हो। पॉलीसेकेराइड ऐसे अणु होते हैं जो, यानी कि शर्करा के अणुओं से मिलकर के बना है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शर्करा के यानी शुगर के जो अणु होते हैं उनसे मिलकर ही बने होते हैं। और ये जो पॉलीसेकेराइड होता है वो ज़्यादा अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, शर्करा के एकल शर्करा अणुओं से बहुत सारे जो शर्करा अणु जो है वो ऐड हो जाते हैं तो इससे बनता है। यानी कि पॉलीसेकेराइड जो है वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और जटिल कार्बोहाइड्रेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शर्करा के बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको स्टार्च के बारे में हो गया। अब ये एक बहुलक है। अब बहुलक का क्या मतलब होता है कि किसी समूह में जब किसी अंक की आवृत्ति ज़्यादा बार हो जाती है तो बहुलक हो जाता है। अब मान लीजिए कि कोई समूह हो गया पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये समूह हो गया। ठीक, इसमें कौन से अणु की आवृत्ति ज़्यादा हो रही है? तो जो शर्करा है इसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हो रही है, इसलिए ये पॉलीसेकेराइड है और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो रंगहीन गंधहीन बहुलक होता है। ठीक है, इतना आप लोग जान गए। ठीक है, अब इसमें जो है वो ग्लूकोज के अणु से निर्मित होता है।
अब बहुत सारे जो शर्करा मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के ये बना है, तो ये सही है। ठीक है, इसका वानस्पतिक उद्भव है। वानस्पतिक उद्भव का मतलब ये जो स्टार्च होता है ये पौधों के द्वारा जो भी अनाज प्राप्त होता है उसमें पाया जाता है, तो इसका वनस्पतिक उद्भव है, ये भी सही है। और यह आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है। अब आयोडीन के साथ रंग में आप इसको समझ सकते हैं कि आयोडीन जब जो है ना स्टार्च का पता करना होता है, मान लीजिए कि आलू है, ठीक है, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, या जिसमें भी स्टार्च पाया जाता है उसमें ये पता करना हो कि किस खाने में स्टार्च की मात्रा है, तो आयोडीन के साथ इसका टेस्ट किया जाता है। आयोडीन के विलयन में इसको मिला दिया जाता है, तो आयोडीन का कलर जो है वो नीले कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि इस अनाज में स्टार्च मौजूद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फोर्थ क्या है कि इनमें से कौन सा पदार्थ ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ है? तो ये कौन सा पदार्थ है? तो पहली बात तो ये ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज ये कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप से है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को बताते हैं। अब इसमें जो है अगर आपको ये जानना हो कि एक तरीका है इसको पहचानने का कार्बोहाइड्रेट्स को, कि जिसमें COSE आता है लास्ट में, ठीक है, COSE आता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शर्करा के फॉर्म में होते हैं, शर्करा को ही बोलते हैं मेन, ठीक, और ये मीठे होते हैं स्वाद में। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन सा आ जाता है? तो स्टार्च, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में अपना भोजन बनाते हैं जो स्टार्च के रूप में बन जाता है। ठीक है, पांचवा क्या है कि स्टार्च को पकाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो ये है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो है वो स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। कैसे कि टाइलिन जो है वो लार में मौजूद होता है, और सबसे पहली बात जो तोड़ने का, जो भोजन को जो है वो तोड़ने का काम करता है वो लार के द्वारा, ये टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। अब 6 क्या है कि सभी पादपों के बीजों और फलियों में मंड जो है वो किस रूप में होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है? तो एमाइलोज या एमाइलोपेप्सिन, इसे इन दोनों नाम से जाना जाता है। और ये पौधों की बीजों और फलियों, यानी कि जो बीज और फल होते हैं इन्हीं के रूप में तो हमें या तो फल मिलता है या तो अनाज मिलते हैं। बीज हो गया जिससे दालें वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है, और फलियाँ वगैरह बीज है ना, तो बीज जो है फल, बीज से तो फल बन जाता है ना ज़्यादातर। ठीक है, तो ये होता है। अब ये जो फल वगैरह, ये बीज वगैरह होते हैं जो फल बनते हैं, तो इसमें जो है ना सब में एक जैसे स्टार्च की मात्रा नहीं होती है, सब अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइप के स्टार्च की मात्रा मौजूद होती है ना, क्वांटिटी जो है वो अलग अलग होती है। ठीक, अब 7वां क्या है कि हड्डियों दांतों की मजबूती के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो फास्फोरस आवश्यक है। और फास्फोरस जो होता है वो जब इसकी कमी को पूरा करना हो तो क्या चीज़ें खानी चाहिए? तो जैसे कि पनीर हो गया, ठीक, दही हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गया, तो ये एक तरह से देख सकते हैं वाइट वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो ये फास्फोरस को दांतों में मौजूद जो है वो मजबूती के लिए जो फास्फोरस आवश्यक है इसको स्ट्रॉन्ग करती हैं ना, फास्फोरस को मौजूदगी को सही करती हैं। ठीक है, अब ये जो है अगर मान लीजिए कि दांतों की हड्डियों में जो फास्फोरस है इसकी कमी हो जाती है तो वो दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर केमिस्ट्री में अगर ये देखा जाए तो फास्फोरस जो है एक अभिक्रियाशील केमिकल एलिमेंट होता है, और अगर इसे बाहर खुली अवस्था में रख देंगे तो क्या होगा, इसमें रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसा होता है कि इसके कलर में चेंजेस आने लगते हैं, यानी कि ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रंग धारण कर लेता है। जैसे कि ये जो फास्फोरस होता है वो पहले स्टार्टिंग में वाइट कलर का होता है, और ये एक तरह से मोम जैसा होता है ना, मोम जैसा होता है लेकिन रवेदार होता है। ठीक है, रवा जैसे होता है, रवेदार होता है, और इसमें जो है वो लहसुन जैसी स्मेल होती है। लेकिन जब इसे ज़्यादा तेज़ रोशनी मिलती है तो ये किस कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। तो यानी कि स्टार्टिंग का जो फास्फोरस होता है वो वाइट और येलो का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इसे
ये जो फास्फोरस है इसे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की उपस्थिति में 250 डिग्री टेम्परेचर पर इसे अगर गर्म कर दिया जाता है तो ये जो है वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और रेड कलर का ये जो होता है, तो जब ये रेड कलर के फॉर्म में आता है क्योंकि ये गर्म कर दिया जाता है, पहले मोम जैसा होता है, उसके बाद ये रवेदार तो होता है लेकिन ठोस हो जाता है, ठीक है, ठोस हो जाता है। और ये जो है बाद में सिंदूरी कलर का भी होता है, इसके अलावा ब्लैक और वॉयलेट कलर का भी ये होता है, ठीक है। तो ब्लैक और वॉयलेट और सिंदूरी कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते, लेकिन रेड कलर का जो है जो होता है तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जब इसको हीट किया जाता है 250 डिग्री टेम्परेचर के अबव तब, ठीक है। और ये जो फास्फोरस जो है वो अगर इसे, सबसे पहली बात तो ये विषैला होता है, और लेकिन अगर मेडिसिनल पर्पज़ से देखा जाए तो इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और अगर फास्फोरस जो है वो फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, जब फॉस्फेट के फॉर्म में आता है तो क्या होता है कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो उर्वरक होते हैं ना, उर्वरक, तो उसके रूप में ये फॉस्फेट जो है वो काम करता है, ये फास्फोरस जब फॉस्फेट के फॉर्म में आता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आठवां है कि निम्न में से किसमें लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा यानी लौह जो है, आयरन जिसे बोलते हैं, तो करौंदा और हरी सब्जियों में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 9th हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है ना। जब अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो कौन सा जो है वो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, तो एनीमिया की हो जाती है। अब एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से। और हीमोग्लोबिन जो है वो कैसे बना होता है, तो हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, हिम यानी कि आयरन, ठीक है, हिम यानी कि आयरन, और ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के मिश्रण से बना होता है हीमोग्लोबिन। अब देखिए इसमें आयरन है तो यानी कि इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन में आयरन नहीं है, लौह तत्व मौजूद नहीं है, तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, है ना, पूरी बॉडी में पहुंचाना। तो ये आयरन की कमी नहीं होती है, आयरन की मतलब अगर कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन अच्छी तरीके से अपना काम नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसीलिए जो है वो मेडिसिन के फॉर्म में भी जो आयरन होता है वो आयरन की गोलियां वगैरह दी जाती हैं। 10वां है कि निम्न में से कुपोषण होता है। कुपोषण क्या है कि अतिपोषण और संतुलित पोषण। तो इससे क्या है, अतिपोषण मतलब ज़्यादा मात्रा में जो पोषण दिया जा रहा है, संतुलित जो बैलेंस्ड पोषण दिया जा रहा है वो नहीं, यानी कि क्या है, अल्प पोषण। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, अल्प पोषण और असंतुलित पोषण को बोलते हैं कुपोषण, ठीक है। जिसमें कि जो है ना बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह की सारी चीज़ों की कमी हो जाती है बॉडी में, तो कुपोषण हो जाता है। सिर्फ खाने के दम पर ही लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब खाने में आता ही क्या है ना, सारी चीज़ों में तो मिलावट आती है, तो सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए जो खनिज होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कि एक्स्ट्रा ये चीज़ें अलग से खानी पड़ती हैं, है ना। तो दवाई के फॉर्म में खाने से बेहतर है कि इनको फल या सब्जियों के फॉर्म में खाइए आप, और हेल्दी रहिए। 11वां क्या है कि गाय के दूध में हल्का पीलापन किस कारण से होता है। तो गाय के दूध में पीलापन जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगर यही सफ़ेदपन पूछ लिया जाए कि सफ़ेद किस कारण से होता है, तो ये होता है वो कैसीन के कारण, ठीक है। और ये जो कैराटीन है, ये कैराटीन क्या है, एक तरह का ये जो प्रोटीन होता है जो कि बालों में, ये सारे प्रोटीन ही है ना, लेकिन ये कैराटीन जो प्रोटीन होता है वो बालों में जो बाल और नेल्स में जो वृद्धि होती है लगातार, इसके लिए ये कैराटीन प्रोटीन जिम्मेदार होता है। और कैराटीन प्रोटीन अच्छा होता है तो बाल और नेल्स बहुत अच्छे बढ़ते हैं, है ना, लड़कियों के जैसे। तो 12वां क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो मिठास आती है लैक्टोज की कारण, ठीक है। 13वां क्या है कि दही में किस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये दही में पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो सड़ते हुए पौधे और दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं इसमें पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब दूध को हल्का सा गुनगुना कर देते हैं
और 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर में। तो फिर क्या होता है कि अगर उसमें पुराना दही ऐड कर देते हैं तो उसमें जो है ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसकी वृद्धि होने लगती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। और जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तब ये दही बन जाता है। और ये लैक्टोबैसिलस ये जो बैक्टीरिया होता है ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है, तभी तो दही के फॉर्म में हम लोग खाते हैं इसको। 14वां क्या है कि हमारे शरीर में कार्बोज का क्या कार्य है। तो कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या काम करता है, सबसे पहली बात तो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, मांसपेशियों को मजबूत भी बनाता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्या है कि प्रोटीन व वसा की बचत करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है अगर अच्छी मात्रा में है तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। और प्रोटीन अगर मिल जाए, और वसा जो है, वसा की मात्रा होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में होने से क्या होता है कि रक्तचाप है ना, उच्च रक्तचाप जिसे कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ये शिकायत हो जाती है अगर ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कार्बोज का क्या कार्य है, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब ये जो कार्बोज है इसके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि कार्बोज जो है हमें दो प्रकार से मिलता है हमारी बॉडी को, एक शर्करा के फॉर्म में, शर्करा जैसे चीनी शुगर वगैरह हो गया, एक स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्टार्च के फॉर्म में जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू, शकरकंद, सोयाबीन, अनाज वाले जो जितने आइटम होते हैं ना, ज़्यादातर चीज़ों में वो स्टार्च जो है मौजूद होता है। और इसके अलावा जो कार्बोज जो होता है वो तीन यानी कि CHO का यौगिक है। CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इन तीनों से मिलकर के ये कार्बोहाइड्रेट बना होता है और सबसे एनर्जेटिक होता है। हाँ ठीक है। 15वां आता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप जो है वो क्या है। तो इसका सबसे सरल रूप है ग्लूकोज। और आप ये भी आपको ये बता दें कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो 225 से लेकर के 335 ग्राम तक की जो है वो कॉमन जो पीपल होता है। अब एक लिमिट एरिया तो है नहीं, ठीक है, जो जितना वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसे, मान लीजिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, और जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते उन्हें कम ज़रूरत होगी। अगर वो भी एक्स्ट्रा खाते रहेंगे ना तो फैटी हो जाएंगे, और फिर ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है तो वो नुकसान ही करती है, वो हमें कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितने किलोग्राम कैलोरी होती है, ठीक है, 1 ग्राम की बात बोल रहे हैं, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलोग्राम कैलोरी होती है, तो 4 किलोग्राम की कैलोरी होती है, ठीक है। और वहीं अगर वसा की बात आए तो वसा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो क्वेश्चन बहुत सारे थे लेकिन सोचा कि इसी में बता देते हैं। तो वसीय अम्ल में, हाँ अभी जैसा कि वसीय अम्ल नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वसा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वसा के बारे में। अब ये जो मान लीजिए कि 1 ग्राम, अभी 1 ग्राम ये जो वसीय ये जो वसा होती है इसके ऑक्सीकरण के लिए कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके ऑक्सीकरण से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो यानी कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.3 किलोग्राम कैलोरी की ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और 1 ग्राम में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में तो वो कितने किलोग्राम कैलोरी होती है, तो 4 किलोग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें 16वां क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, 16वां है कि मानव शरीर के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो किस में उपस्थित होता है, यकृत और मांसपेशियों यानी कि लीवर और मसल्स में जो है वो उपस्थित होता है। 17वां है कि निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करता है, वो कौन सा जो है वो शर्करा है। तो ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे आप ग्लूकोन डी वगैरह पीते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, तो ऐसे, ठीक है। 18वां क्या है कि शहद का प्रमुख घटक जो है वो क्या है, तो ये जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज जो है वो इस शहद का प्रमुख घटक है। और इसके अलावा ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों जो है वो मोनोसेकेराइड हैं, मोनोसेकेराइड यानी कि एक शर्करा के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है।
अब इसमें जो है 19वां क्या है कि निम्न में से किसमें शर्करा सुक्रोज के रूप में पाई जाती है, तो ये गन्ना जो है इसमें पाई जाती है। 20वां है कि मानव शरीर का कितना भाग प्रोटीन से निर्मित है, तो 15 से 17% भाग जो है वो प्रोटीन से निर्मित है। और प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। प्रोटीन जो है वो CHOSN इन यौगिकों से मिलकर के बना है। CHOSN क्या है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर और नाइट्रोजन है, ठीक है, इनके मिलकर के बने होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ये 21वां क्या है कि वह तत्व जो सभी प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है, वो तत्व जो सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं कौन है, हाइड्रोजन हाँ पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन, यानी कि उपरोक्त सभी ये सारे तत्व प्रोटीन में पाए जाते हैं। 22वां है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20 अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल जो होता है वो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये 20 अमीनो अम्ल के फॉर्म में होता है, जिसमें से हमें 10 अमीनो अम्ल की ही आवश्यकता होती है, 20 की नहीं होती, लेकिन 20 अमीनो अम्ल के फॉर्म में होता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं है ना, ये हमारे जो शरीर में मानव शरीर जो होता है उसमें टिश्यूज़ के जो है ना, यानी ऊतक जिन्हें बोलते हैं, ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमारी बॉडी में जो है ये जो अमीनो अम्ल जो है, जब ये अमीनो अम्ल जो है अमीनो अम्ल के फॉर्म में जो ये होता है, तो लीवर क्या करता है, लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और इस जिससे फिर किडनी जो है वो फिल्टर करके यूरिया के फॉर्म में बाहर निकाल देती है, ठीक है। 23वां क्या है, किडनी फिल्टर करके निकालती है और लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब 23वां क्या है, अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। एक अल्फा केराटीन जो है ये मृत प्रोटीन होता है, ठीक है, ये कहाँ पे उपस्थित होता है, त्वचा, नाखून, बाल, जानवरों की सींग और खुर, यानी कि उपरोक्त सभी। और ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप नाखून और बाल वगैरह काटेंगे तो ये इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हमें कोई पेन भी नहीं होता है, तो ये इसीलिए इसे मृत प्रोटीन बोलते हैं। 24वां क्या है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो ये जो अवरक्त किरणें हैं ये प्रोटीन को विकृत नहीं कर पाती हैं, डीनेचर जो है नहीं कर पाती हैं, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा ये जो अगर प्रोटीन की बात करें तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो वर्किंग वूमेन होती है ना, कि वर्किंग वूमेन तो सब होती हैं है ना, तो उनमें लगभग कितनी जो है वो जो लोग बैठ के नहीं खाते हैं है ना, बहुत लोग होते हैं बैठ के खाते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में अगर हम बैठ के किसी चीज़ का वो करते हैं, सेवन करते हैं, तो वो हमें नुकसान करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या हम वर्कआउट मतलब हम कोई काम करते हैं तो उसके बाद जब हम चीज़ों को लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हमें दे देता है, ठीक है। तो 45 ग्राम जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पर डे की बात बोल रहे हैं, ठीक है। और ये 25वां क्या है कि निम्न में से कौन सी क्रिया फलों एवं सब्जियों के पकने के लिए जिम्मेदार होती है, तो ये एंजाइम है मेरे ख्याल से, अगर आप लोग को पता हो तो इसका आंसर बताइएगा, है ना। और इसके एंजाइम के बारे एक चीज़ ये है कि जो फलों को पकने के लिए एथिलीन होता है ना, एथिलीन यौगिक जो है, एथिलीन गैस, ये जो है वो बहुत उपयोगी होती है। और ये जो एथिलीन होता है ये एंजाइम का एमाइलेज के अंतःकोशिकीय लेवल को बढ़ा देती है, ठीक है। एथिलीन जो है वो एंजाइम के एमाइलेज का अंतःकोशिकीय लेवल जो है वो उसको बढ़ा देती है, जिससे स्टार्च जो होता है, ठीक है, जो स्टार्च होता है फलों और सब्जियों में, तो वो स्टार्च क्या होता है, शर्करा में बदल जाता है। और जब शर्करा में बदलता है तो क्या होता है कि वो पकने वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर क्या स्टार्ट होता है, जैसे फल और सब्जियां हो गई, इसमें स्मेल आना, और इसके अलावा इसमें जो कलर इसका चेंज होना, और शेप जो होता है वो चेंज होना, तो ये टेस्ट वगैरह चेंज होना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे लगता है एंजाइम ही होगा। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को हमारा समझाना पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। शेयर भी करिए हो सके तो, थैंक यू।